A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed the some of the important theoretical topic of your class 11th accountancy. So in this video, let's discuss the few of the important topics from your syllabus. The first will be a accounting information. Second, we will discuss in this video as in quality of accounting information, which is also known as an qualitative characteristics of accounting information. So in both the topics, firstly we discuss in this video, and thereafter we will discuss the branches of accounting as well as the users of accounting information. So let us start the today's class. The first topic, that is an accounting information. You know very well, when we are talking about the whole accounting process, so the first accounting process is an identifying. It means बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम सबसे पहले पहचान करते हैं. इट मीन्स we identify such transaction of the business which is measured in the terms of money, those transactions which cannot be measured in the terms of money, as well as which are not related to our business organization. In this situation we left all these types of the transaction and उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते. यानी बेसिक कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हें हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते उन्हें हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. सेकंड इंपॉर्टेंट कि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और बिजनेस में रिलेवेंट इफेक्ट डालते हैं उनको ही हम क्या करते हैं, बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करते. सो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करने का सबसे पहला स्टेप होता है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकंड रिकॉर्डिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करना. इट इज टोटली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस. अगर बिजनेस की साइज ज़्यादा बड़ी होती है सो इन दिस सिचुएशन वी प्रिपेयर द सब्सिडरी बुक. बट जब बिजनेस की साइज काफ़ी कम होती है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जर्नल प्रिपेयर करते हैं. आफ्टर द रिकॉर्डिंग्स हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. सो द थर्ड स्टेप अंडर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज इन क्लासीफाई, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको क्लासीफाई करना. यानी कि विद द हेल्प ऑफ द सब्सिडरी बुक एंड द जर्नल वी प्रिपेयर द लेजर एंड प्रिपेयर द ईच एंड एवरी अकाउंट विच आर ओपन इन द जर्नल. आफ्टर दैट क्लासीफाइंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइज, डाटा को समराइज करते हैं. एंड आफ्टर द समराइजिंग, यू नो वेरी वेल समराइजिंग किसका पार्ट होता है, दैट इज इन प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. एंड आफ्टर द समराइजिंग हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. एंड इन द इंटरप्रिटेशन सेक्शन वी इंटरप्रेट द डाटा, जिसमें हम डाटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ सच स्टेप्स वी draw a conclusion for our business organization, and after that we communicate the relevant information to the related user, whether it is an internal user or external user. So you can see that this is an steps of the accounting information. यहाँ से जो भी चीजें ट्रेवल कर रही हैं वो डाटा के फॉर्म में आ रही है, और जहां से ही हमने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया वैसे ही हमारी जो चीजें हैं वो क्या हो गई, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई. और इंफॉर्मेशन जैसे ही यहाँ ड्रॉप हुई ये बन गई आपकी इंफॉर्मेशन, और जैसे ही यहाँ इंफॉर्मेशन हमारी जनरेट हुई उसको हम लोगों ने रिलेटेड यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया. सो व्हाट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी इस पूरे स्टेप से हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझ लिया कि आफ्टर आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज इंटरप्रिटेशन. So interpretation of the recording data, transaction and events, we communicate the relevant information of the business to the related user. यानी कि जो बिजनेस में हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स होते हैं उनको जब हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम रिलेटेड पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन वो डाटा कम्युनिकेट नहीं करते, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं.
Okay, so this is an accounting information. Next topic is quality of accounting information. So what are the qualities of accounting information? You know very well. If we are talking about the qualitative characteristics of accounting information, so it can be divided into the four important pillars. There are basically four important pillars related to the qualitative characteristics of accounting information. The first one is a reliability. Second will be a relevance. Third will be a comparability. And fourth will be a understandability. So you can see that they are basically four important qualitative characteristics of accounting information. जो हम लोगों ने accounting information की बात की, what is accounting information? The data or the basic fact after the interpretation we communicate to the related users. यानी कि जो डाटा हम बिजनेस या बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासीफाई एंड समराइज करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं. दिस इंफॉर्मेशन विल बी नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. और इस इंफॉर्मेशन की कुछ बेसिक क्वालिटी होती है, होनी चाहिए. अगर ये क्वालिटी नहीं है तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वेस्ट होती है. जैसे रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टेबल. वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, उसकी जो फैक्ट्स होने चाहिए वो सही होने चाहिए, किसी प्रकार का कोई ऐसा फैक्ट्स ना हो जो कि फ्रॉड हो उसमें. रिलेवेंस का मतलब है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए. इट मीन्स विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करती वो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होती, वो हमारे लिए मीनिंगलेस होती है. कंपेरेबिलिटी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस वे में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हम एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर कर सके या कंपनी खुद के साथ या अपने पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सके. यानी कंपेरेबिलिटी के दोनों का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, इंटर एंड इंट्रा. जानते होंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटर कंपेरेबिलिटी मतलब दो कंपनी आपस में इजीली कंपेयर कर सके, तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? कंपेरेबिलिटी हो सकती है. इंट्रा मतलब सिंगल कंपनी अपना ही कंपैरिजन किससे कर सके? अपने पास्ट परफॉर्मेंस से कर सके. तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है. कंपेरेबिलिटी बोलता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जरूरी है. और चौथा अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस वे में लोगों पे प्रेजेंट होनी चाहिए, इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें. अगर कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इजीली हम समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस है. यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ट्रस्टेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंड. मतलब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनते वक्त उसके जो सोर्स होने चाहिए वो रिलायबल होने चाहिए. यानी वो अकाउंटिंग डाटा ट्रू होना चाहिए. रिलेवेंस मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए एंड रिलेवेंट पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए. मतलब जिस पीरियड का, जैसे 2019-20 का हम अकाउंट बना रहे हैं तो वो डाटा 2019-20 से ही रिलेट करना चाहिए. कंपेरेबिलिटी मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंसिस्ट होनी चाहिए, सेम फॉर्म में होनी चाहिए ताकि हम उसका कंपैरिजन करंट ईयर प्रीवियस ईयर से कर सके और एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के साथ उसका कंपैरिजन कर सके और अंडरस्टैंड कर सकें. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इतने सिंपल फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट हो कि हम इजीली उसको क्या कर सकें? एक से दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें. सो दिस इज एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी ऑफ accounting information. Let's we move to the next topic, that is in branches of accounting. Okay, so firstly please note down all the things in your copy. Okay, so after discussing the concept of bookkeeping, accounting and accountancy, let's we move to the next topic of today's class, that is in branches of accounting. What is the branches of accounting? If you are talking about the branches of accounting, so there are various branches of the accounting, and you know very well when we are talking about the accounting, so accounting is a process of identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the necessary information
to the users of accounting information, whether it is an internal user or external user of the accounting information. You know very well, if we are talking about the kinds of the branches of accounting, just like a tree, you know very well, एक पेड़ की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक तरह का बड़ा सा ट्री है, एक बड़ा सा वृक्ष है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस यानी बहुत सारी शाखाएं हैं. एंड दीज ब्रांचेस मेक अकाउंटिंग वेरी वाइडर, बिकॉज अकाउंटिंग का जो स्कोप है बहुत एरिया में यूज होता है. If you are talking about the first branches of accounting, so it is a very popular and very common type of accounting. In such type of accounting, we maintain the record of the sole proprietorship, partnership and the company. It means जब कोई भी accounting record हम maintain करते हैं for the sole proprietorship, for the partnership firm as well as for the companies के लिए specific हम लोग word use करते हैं corporate accounting. Apart from this, स्पेशल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, लाइक अ डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग की बात करें, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, एज वेल एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करें, सो सच टॉपिक आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो यू कैन सी दैट व्हाट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग. इन सच टाइप ऑफ अकाउंटिंग वी प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप and the joint venture, as well as the specific type of transaction like a BRS, bills of exchange, rectification of the error, incomplete record. Okay, जो हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं 11th में, वो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स में आता है. नेक्स्ट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर कंपनी की अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी को अपनी प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज सोशल के वेलफेयर के लिए एक्सपेंस करना है. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ टाइप ऑफ द such type of the accounting या such branches of the accounting in which we record all the transaction and events which are related to the social responsibility. यानी with the help of the social responsibility, यानी social responsibility के according अगर हम लोग बात करें, so we can say that it is a process of identifying, measuring and communicating the social effect of the business decision to various users to enable judgments and communicating the values of investment made in human resource made in enable to judgment and decision making by them. It is an accounting for social costs and social benefits. यानी कि इसमें हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली दो फैक्टर को डिस्कस करते हैं, सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स. यानी विद द हेल्प ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी एस्टिमेट द सोशल कॉस्ट, यानी सोशल वेलफेयर करने में हमें कितना पैसा एक्सपेंस हो रहा है. ओके, एंड उस सोसाइटी से हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. एंड अगर हम सोसाइटी के पार्ट हैं तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम सोसाइटी को क्या दे सकें, कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकें और उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट यूज करें. बिकॉज यू नो वेरी वेल अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इसका भी जो स्कोप है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है. एंड इन सच टाइप ऑफ अकाउंटिंग वी एनालाइज एंड इंटरप्रेट द कॉस्ट बी इट ऑन द सोशल वेलफेयर एंड द बेनिफिट्स derived from the society. नेक्स्ट इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है. इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती है, बेसिकली किस तरह की कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. यू नो वेरी वेल देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ट्रेडिंग कंसर्न का काम क्या होता है, सामान को खरीदना, उसमें छोटा मोटा चेंजेस करना एंड देयर आफ्टर उसको सेल कर देना. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करता है, रॉ मटेरियल्स खरीदती है, उस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, फिर उस फिनिश प्रोडक्ट को क्या कर देती है, सेल कर देती है. एंड सच टाइप ऑफ द कंसर्न मेंटेन द कॉस्ट अकाउंट. क्योंकि यू नो वेरी वेल ट्रेडिंग कंसर्न बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होती है. ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करती है. और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मीन्स एक ऐसा कंसर्न जो कि सामान को बनाकर फिर बेचता है. जैसे ये मार्कर है, एक कंपनी होगी मार्कर को एज इट इज खरीदेगी, उसमें कुछ चीजें राइट्स लेगी और कुछ चीजें अपना प्रिंट करके फिर मार्केट में सेल करेगी. ये हो जाएगा आपका ट्रेडिंग कंसर्न.
लेकिन एक कंसर्न क्या होगा, जो इस मार्कर से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स कर देगी और खुद मार्कर को मैन्युफैक्चर करेगी, मार्केट में सेल करेगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल किस लिए होता है ये भी मैं बता दूं आपको कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल फॉर द बेसिक फॉलोइंग पर्पस. फर्स्ट, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी. सेकेंड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करना. उसके बाद कॉस्ट एनालाइज करने के बाद हम उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं. एंड थर्ड, कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा अगर हम किसी भी प्रोडक्ट और मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करेंगे उतना ही ज्यादा हमें हमारी प्राइस कम होगी. और जब हमारी प्राइस कम होगी तो यू नो वेरी वेल देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है. सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इस बात पर फोकस करता है कि हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना मिनिमम रखें, कम से कम रखें, ताकि सारे ग्रुप ऑफ द पीपल उस प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकें. सो बेसिक व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूं, यू प्लीज लिसन इट केयरफुली. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट and the controlling the cost of the product, and the purpose of cost accounting is to analyze the expenditure so as to ascertain the cost or various product manufactured by the firm and fix the price. It also helps in the controlling the cost and providing necessary costing information to the management for decision making. यानी ये मैनेजमेंट को एक necessary information देता है जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट क्या ले सके, डिसीजन ले सके. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट रिसोर्स होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली 3 रिसोर्सेज होते हैं: फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स मनी, फाइनेंस, एंड सेकेंड इज फिजिकल रिसोर्सेज लाइक अ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, okay, just like a long term fixed asset. And number third and very popular is a human resource. फाइनेंशियल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स का खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता है. मशीनरी को हम जैसे ऑपरेट करेंगे वो ऑपरेट करेगी, जितने घंटे चलाना चाहेंगे उतने घंटे चलाएंगे. फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंस को हम कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपसे कभी भी कोई मनी कहने नहीं आएगा कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ इन्वेस्ट करो. यानी उनका खुद का कोई, क्योंकि एक तरह से ये सारी चीजें क्या होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपने डिफरेंस सुना है. तो ह्यूमन रिसोर्स लिविंग थिंग्स में आता है, लिविंग रिसोर्सेज में आता है, और बाकी जितने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं. सो नॉन लिविंग थिंग्स पे कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनको ऑपरेट करना बहुत ईजी होता है. लेकिन जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, इट इज अ वेरी कह सकते हो अनकंट्रोलेबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो इनको कंट्रोल करना, इनको मैनेज करना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए बना है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग बाय विच वी मेंटेन द पेरोल फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द एम्प्लॉइज. हम इस बेसिस से ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, उनका पेरोल प्रिपेयर कर सकते हैं. पेरोल मतलब कौन एम्प्लॉय कितने दिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, अपना वर्क दे रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको सैलरी देना, और अदर अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स प्रोवाइड करना. यानी एक तरह से विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम ह्यूमन रिसोर्सेज की अकाउंटिंग करते हैं, उनका पेरोल मैनेजमेंट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी रिकॉर्ड द ह्यूमन रिसोर्स एज एन एसेट्स. यू नो वेरी वेल. अब अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम पेरोल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन करते हैं, ओके. यानी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, हमारे पास जो मैन पावर अवेलेबल है, उनका वैल्यूएशन करते हैं डे बाय डे कि हमारे पास कितना एज अ ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स अवेलेबल है. सो if you are talking about the fourth important branches of the accounting, that is in human resource accounting, the next one is a management accounting. आज के फॉर्म में बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड that is in management accounting. What is in management accounting?
It is the use of accounting techniques for providing information to help all level of management in planning and controlling the activities of business to enable decision making. Because management का जो main aim होता है वो decision making होता है. So you know very well, हम किसी भी फैक्टर को लेकर डिसीजन तभी ले सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. So with the help of management accounting, we provide the significant, relevant and reliable information to the management by which management takes a decision. Okay, so what is management accounting? Management accounting is a type of accounting in which branches of accounting by which we provide the necessary information to the management for the taking decision. As well as the next and very important kinds of the management accounting, that is in such type of accounting we decide about the break even analysis, break even point. अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करना कि जहां में नो प्रॉफिट नो लॉस हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी डिसाइड अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कि बिजनेस में कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लेना. You know well, there are basically two types of the expenditure, capital and revenue. So with the help of management accounting, we record the and estimate the capital expenditure decision. The next one is the very important, that is an capital structure decision. So अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंट का मेन काम होता है डिसाइड करना, डिसीजन लेना. एंड फॉर द डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के पास एक सफिशिएंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड बाय द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट, वी टेक द डिसीजन लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कि हमें कौन सा एसेट्स खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए. एंड वी ऑल्सो टेक द डिसीजन रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी का पार्ट कितना होना चाहिए. ओके, सो ये फ्लो चार्ट आप लोग अपनी कॉपीज में अच्छे से नोट कर लेना, एंड बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट फॉर अस. सो नाउ लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज एन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Users of if you are talking about the users of accounting information, so you know very well, users of accounting information may be categorized into the internal and external users. It means accounting information के basically दो types के users होते हैं. एक होता है internal users और एक होता है external users of accounting information. Internal users are the internal parties of the every business concern, like a owner, management and employees. Whereas when we are talking about the external users of accounting information, so it includes those parties which are external parties and which are the macro factor of the organization. यानी कि ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंपनी पे इफेक्ट डालते हैं और कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि इंटरनल जो होते हैं वो बिजनेस की इंटरनल पॉलिसी एंड प्लान को इफेक्ट करते हैं. वैसे एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं, कंपनी के एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं और जो कंपनी के एक्सटर्नल डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, कंपनी प्रॉपर टैक्स दे रही है कि नहीं दे रही है, लैंडर्स सप्लायर की कंपनी को प्रॉपर चीजें सप्लाई करनी है कि नहीं करनी है. सो एक्सटर्नल यूजर में अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टर्स और लेबर यूनियंस, ये एक तरह से आउटसाइड फॉर्म में बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं. इसके अलावा कस्टमर हैं, क्रेडिटर्स हैं, ओके, क्रेडिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, competitors etc. So such and as well as
कस्टमर को यहाँ पब्लिक के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। टैक्स अथॉरिटीज हैं, ये सारे, और रिसर्चर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और ये सारे यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। सो इंटरनल यूजर्स आर द इंटरनल पार्टीज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यू नो वेरी वेल। ओनर ही क्या होता है, बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है, मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करता है, एम्प्लॉइज वहां वर्क करते हैं। सो ये बिजनेस के ऐसी पार्टीज हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन की ऐसी पार्टीज हैं जो बिजनेस को इंटरनली कंट्रोल करते हैं और बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और ये क्या करते हैं, सेल्फ डिसीजन लेते हैं। जैसे इन्वेस्टर का क्या इंटरेस्ट होता है इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही टेक द डिसीजन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, कि उसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। लेबर यूनियन, यू नो वेरी वेल, पूरे लेबर फोर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो लेबर यूनियन ये डिसीजन लेता है कि उसे उसके लेबर को प्रॉपर वेजेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सर्विसेज मिल रही है कि नहीं, एमेनिटीज मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो लेबर यूनियन इस तरह से डिसाइड करता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि उसे उसके लेबर को प्रॉपर रेम्युनरेशन मिल रहा है कि नहीं, प्रॉपर फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, उस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। कस्टमर, यू नो वेरी वेल, कस्टमर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को तभी खरीदता है जब उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है और ट्रू होती है। और डे टू डे में आप देखते होंगे कई कंपनीज के बारे में गुड एंड बैड न्यूज आती रहती है, तो कस्टमर उस बेसिस पे उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करता है या डिस्करेज करता है। क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं क्योंकि कंपटीशन हमारे देश में कट थ्रॉट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी से आगे निकलने के रेस में लगी हुई है। सो with the help of the accounting information, competitor take the decision like a price decision, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है, अपने प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को मैनेज करती है। टैक्स अथॉरिटीज एंड क्रेडिटर्स की पहले बात कर लें तो क्रेडिटर्स ये डिसाइड करते हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस में ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें क्रेडिट पे माल सप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यानी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, क्रेडिट सेल या क्रेडिट सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। टैक्स अथॉरिटी टैक्स एविएशन को चेक करती है कि कहीं कंपनी ने टैक्स पे करने में किसी प्रकार की कोई गलती या किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड तो नहीं किया है। एंड रिसर्चर्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव रिजल्ट को क्रिएट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी अगर अच्छे पोजिशन में है तो उसने कौन से इनोवेटिव आइडिया को अडॉप्ट किया है, और अगर वर्स्ट कंडीशन में है तो उसने कौन सी फॉल्ट किया है। यानी इन्वेस्टर्स रेट ऑफ रिटर्न के बारे में सोचते हैं, लेबर यूनियन रेम्युनरेशन के बारे में सोचते हैं एम्प्लॉइज के, पब्लिक प्रोडक्ट इमेज की बात सोचती है, क्रेडिटर मटेरियल सप्लाई के बारे में सोचती है, कॉम्पिटिटर प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं ताकि आप इसकी हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर यानी कौन सा यूजर किस तरह के डिसीजन लेता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। टैक्स अथॉरिटीज टैक्स एविएशन को चेक करती है कि कहीं कंपनी ने टैक्स भरने में किसी का कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। रिसर्चर्स इनोवेटिव आइडियाज पे फोकस करता है कि कंपनी ने इनोवेटिव आइडियाज फॉर्म किए कि नहीं किए। और ओनर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ओनर्स क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये डिसाइड करता है कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, ग्रोथ रिलेटेड डिसीजन लेता है। मैनेजमेंट मैनेज करता है पूरे बिजनेस को। सो फ्यूचर में कंपनी से रिलेटेड किस तरह का डिसीजन लेना है, ये सब चीजें फोकस करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉइज ये देखता है कि उसका फ्यूचर क्या है। एक तरह से हम बेसिकली बात करें तो इंटरनल यूजर विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से फ्यूचर की बात करता है कि उसका फ्यूचर में उस कंपनी का क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या वो कंपनी डेवलप हो रही है, अंडर डेवलप्ड हो रही है, कि कंपनी को और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओनर देखता है कि ग्रो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बेसिक 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के बेसिस पे कंपनी को ग्रो करता है और सर्वाइव कराता है। मैनेजमेंट ये देखता है कि फ्यूचर में हम क्या डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और एम्प्लॉयज ये डिसीजन लेते हैं कि फ्यूचर में हमें किस फैक्टर पे ध्यान रखना है। फ्यूचर में हमें किस फैक्टर पे ध्यान रखना है मतलब कि एम्प्लॉयज विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं कि फ्यूचर में इस कंपनी का क्या स्कोप है और
कह सकते हो कि ये देखते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है उस कंपनी में। ऐसा तो नहीं उनको लीव करना है, क्विट कर जाना है इस जॉब को लेकर। तो ये कुछ शॉर्ट पॉइंट है फॉर योर रिविजन पर्पस, फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन पर्पस। एंड इन टूडेज वीडियो वी डिस्कस the concept of bookkeeping, accounting and accountancy, and thereafter we discussed the branches of accounting, and last we discussed the user of accounting information. And I hope today we cleared all the topics very easily. आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot and take care. Goodbye.